हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है पढ़ाई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जेई एडवांस 2016 पेपर 1। उससे पहले अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि इस चैनल पे क्लास 9th 10th 11th एंड 12th के जेई के कंटेंट पढ़ाए जाते हैं। यहाँ मेनली 2 कोर्सेज चलते हैं, एक जेई रिलेटेड एंड एक फाउंडेशन बिल्डर। तो अगर तुम जेई से बिलोंग करते हो और जेई की तैयारी करते हो तो अगर तुम होम पेज पे नीचे जाओगे तुम्हें दिखेगा एक प्लेलिस्ट दैट इज रिवीजन फॉर जेई मेन एंड एडवांस। यहाँ पे तुम्हें जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिखेंगे एंड पेपर्स के साथ 2011 से लेकर आगे सारे पेपर सॉल्व किए गए हैं। उसके बाद तुम्हें रिवीजन सीरीज फॉर जेई मेन दिखेगा। इसमें क्या है कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस मिलेंगे तुम्हें। उसके बाद जेई मेंस प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस मिलेंगे तुम्हें। उसके बाद रिवीजन सीरीज फॉर जेई एडवांस मिलेगा, इसी तरीके से मिलेगा। और जैसे ही तुम और नीचे जाओगे तुम्हें फाउंडेशन बिल्डर का कोर्स मिलेगा, जहाँ पे तुम देखोगे क्लास 9th 10th के लिए सारे के सारे चैप्टर्स जो कि जेई में आते हैं वो सारे के सारे पढ़ाए गए हैं अलॉन्ग विथ जो भी उनके बोर्ड्स में आते हैं। तो अगर तुम जेई में देखोगे तो जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर पेपर के प्लेलिस्ट को खोलोगे तो तुम्हें दिखेगा कि यहाँ पे IIT जेई 2011 से लेकर के जो भी पेपर 1 पेपर 2 IIT जेई 2012 IIT जेई 2013 एंड 14 ये सारे के सारे कंप्लीट किए गए हैं यहाँ पे। Apart from that, we also provide personal attention as well as group tuition in a group of 3 and 5। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तुम यहाँ पे जीमेल कर सकते हो। एंड चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए जेई एडवांस 2016 पेपर 1। तो सबसे पहला सेक्शन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जिसमें कि हमारे पास सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है। टोटल 5 क्वेश्चन हमें मिलेंगे जिसमें कि ABCD 4 ऑप्शंस गिवन होंगे। चारों ऑप्शंस में से कोई एक ही आंसर सही होगा। सबसे पहला क्वेश्चन, लेट थीटा बिलोंग्स टू -π/6 से -π/12। अब उन्होंने जो एक एंगल दिया है वो -π/6 से -π/12 है, डेट इज 4th क्वाड्रेंट है। सपोज डेट α1 एंड β1 आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड α2 एंड β2 आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारे पास बेसिकली 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एंड उसके 2 रूट्स है α1 β1 α2 β2। एंड वहाँ पे इन्होंने एक और चीज़ बताई है कि अगर α1 इज ग्रेटर देन β1 और α2 इज ग्रेटर देन β2। अब उन्होंने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ α1 प्लस β2। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हारे पास 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे। एक एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं अलग अलग से लिख लेता हूँ। उसके 2 रूट्स गिवन है x² - 2x sec थीटा +1 इज इक्वल टू 0। इसके 2 रूट्स गिवन है α1 एंड β1। सिमिलरली एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + 2x इंटू tan थीटा -1 इज इक्वल टू 0। इसके 2 रूट्स गिवन है α2 एंड β2। अब जैसे ही तुम α1 β1 निकालोगे तुम डायरेक्टली आइडेंटिफाई तो कर नहीं पाओगे कि α1 कौन सा है β1 कौन सा है। सिमिलरली α2 β2 निकालोगे तुम डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर नहीं पाओगे α2 कौन सा है β2 कौन सा है। उसके लिए उन्होंने रिलेशन दिया है कि भाई α1 बड़ा वाला है एंड β1 छोटा वाला है। सिमिलरली α2 इज ग्रेटर देन β2। दिस मीन्स तुम्हें पता चल जाएगा 2 रूट्स में से जो बड़ा होगा उसे तुम α1 नाम दोगे, जो छोटा होगा उसको β1 नाम दोगे। सिमिलरली दूसरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो बड़ा होगा उसको α2 नाम दोगे, जो छोटा होगा उसका नाम β2 दोगे। तो ठीक है, तो पहले तो भैया रूट निकालते α1 β1 आएगा क्या एग्जैक्टली देख लेते हैं। यहाँ से α1 कॉमा जो β1 आएगा वो आएगा -b प्लस और माइनस √b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ से आई कैन सी ये आ गया 2 sec थीटा +-2 tan थीटा। कैसे आ गया, 4 कॉमन लेंगे sec² थीटा -1 आएगा। sec² थीटा -1 कितना होता है tan² थीटा। तो रूट के अंदर 4 tan² थीटा आएगा जो कि बाहर निकल के 2 tan थीटा बनेगा। मैंने मॉड क्यों नहीं लिया, मॉड इसलिए नहीं लिया क्योंकि आगे में ऑलरेडी प्लस एंड माइनस दोनों है, डिवाइडेड बाय 2। तो बेसिकली यहाँ पे जो रूट आएगा वो आएगा sec थीटा प्लस tan थीटा एंड sec थीटा माइनस tan थीटा। अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है α1 एंड β1 कौन है। तो हमारे पास थीटा की जो वैल्यू दी हुई है वो 4th क्वाड्रेंट में -π/6 से -π/12। थीटा बिलोंग्स टू -π/6 से -π/12, तो वो इधर कहीं है -π/6 से -π/12। ठीक है, तो 4th क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल लेंगे
तो टेन थीटा जो होता है वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? बोलेंगे नेगेटिव होता है। सेक थीटा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। अब बताओ, एक पॉजिटिव नंबर में नेगेटिव नंबर को ऐड करोगे तो बड़ा होगा, या एक पॉजिटिव नंबर में नेगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो बड़ा होगा? तो तुम बोलोगे ऑब्वियसली ये वाला ग्रेटर है इससे, दिस मीन्स इसका नाम अल्फा 1, इसका नाम बीटा 1। सिमिलरली हम लोग देखते हैं अल्फा 2 एंड बीटा 2 में। जैसे ही हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे वी कैन सी कि यहाँ से अल्फा 2 कामा बीटा 2 जो आएगा वो आएगा -b प्लस और माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर दैट इज 4 इंटू टेन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो ये अल्टीमेटली आएगा -tan थीटा प्लस और माइनस सेक थीटा। तो अब मुझे दिखेगा कि एक रूट है बेसिकली -tan थीटा प्लस सेक थीटा एंड दूसरा रूट है -tan थीटा माइनस सेक थीटा। अभी देखो भैया, ये तो नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। अब नेगेटिव के आगे नेगेटिव, तो ये ओवरऑल पॉजिटिव नंबर है। सिमिलरली ये ओवरऑल पॉजिटिव नंबर है। कहाँ से बोला? वही एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अब सेक थीटा भी पॉजिटिव, सेक थीटा पॉजिटिव। एक पॉजिटिव नंबर में पॉजिटिव नंबर ऐड करोगे तो बड़ा आएगा या फिर माइनस करोगे तो बड़ा आएगा? तो कोई भी बोल देगा भैया ऐड करेंगे तो बड़ा। तो अल्फा 2 ये हो गया, बीटा 2 ये हो गया। मुझे क्या पूछा गया है? अल्फा 1 प्लस बीटा 2 कितना होगा? अल्फा 1 क्या है? सेक थीटा माइनस टेन थीटा। बीटा 2 कितना है? बीटा 2 है -tan थीटा माइनस सेक थीटा। दोनों को ऐड करेंगे तो वी कैन सी अल्फा 1 प्लस बीटा 2 जो आएगा वो आएगा -2 tan थीटा। तो -2 tan थीटा हमारा आंसर हो जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस ट्रिग्नोमेट्री एडेड था। ट्रिग्नोमेट्री में वो भी क्या कि बस तुम्हें पहचानना है कि किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर से आया हुआ है। देखो भैया क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डिबेट क्लब कंसिस्ट ऑफ 6 गर्ल्स। जैसे ही ऐसा दे देना इधर लिख लो, 6 गर्ल्स है हमारे पास एंड 4 बॉयज़ है। ठीक है, एक डिबेट क्लब है, इसमें इतने गर्ल्स इतने बॉयज़ हैं ऑलरेडी। अ टीम ऑफ 4 मेंबर्स इज टू बी सेलेक्टेड फ्रॉम दिस क्लब। अब बोला गया ये जो क्लब है इसमें से क्या होता है ना, कभी कभी कंपटीशन होता है, कंपटीशन होता है तो बाहर लोगों को भेजा जाता है। तो उसमें से तुम्हें 4 लोगों को सेलेक्ट करना है। एक ग्रुप है जिसमें से 4 लोगों को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट 4, एनी 4, ठीक है, फ्रॉम दिस क्लब। अब सिलेक्शन के अंदर बोला गया इस सिलेक्शन में एक कैप्टन भी चुनना है तुम्हें। सिलेक्शन ऑफ ए कैप्टन भी होना चाहिए फ्रॉम अमॉन्ग दिस 4 मेंबर। सेलेक्ट 4 एंड सेलेक्ट 1 कैप्टन आउट ऑफ दिस 4। बेसिकली तुम एक टीम बना के ले जाओगे 4 प्लेयर्स का, तो उसमें एक कैप्टन भी चूज करना है उन्हीं 4 प्लेयर्स में से। उन्हीं 4 प्लेयर्स में से ही कैप्टन आएंगे ना। 5वां प्लेयर जो टीम में खेल ही नहीं रहा है वो कैप्टन बन ही नहीं सकता है, सीधी बात। नाउ इफ द टीम हैज़ टू इंक्लूड एट मोस्ट 1 बॉय। अब यहाँ पे उन्होंने कंडीशन दिया कि भैया जो ये तुम्हारा 4 प्लेयर्स का टीम होगा ना उसमें मैक्सिमम 1 बॉय हो सकता है। एट मोस्ट 1 बॉय, ज़्यादा से ज़्यादा एक ही लड़का हो सकता है। ठीक है, कम से कम कितना लड़का हो सकता है? कम से कम लड़का हो भी ना तब भी चलेगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक ही लड़का होना चाहिए। देन द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग द टीम। तो देखो यार पीएनसी में जब भी ये एटलीस्ट एटमोस्ट का क्वेश्चन आता है सबसे पहले तुम्हें क्या करना चाहिए, उसको एग्जैक्टली में कन्वर्ट करना चाहिए। तो एटमोस्ट 1 बॉय का मतलब क्या होता है? जब टीम बनेगा तो 2 पॉसिबिलिटी है। क्या क्या पॉसिबिलिटी है? यू कैन से कि 0 बॉय या फिर मतलब ऑप्शन मतलब एडिशन, 0 बॉय और वी कैन से 1 बॉय। यही 2 पॉसिबिलिटी है कि वो जो टीम बनेगा उसमें एक भी लड़का ना हो या फिर एक ही लड़का हो। इससे ज़्यादा कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। जब टीम में एक भी लड़का ना हो तो चारों के चारों कौन है? लड़कियां हैं। जब चारों की चारों लड़कियां हैं तो मेरे पास क्या है? 6 गर्ल्स हैं। उसी 6 में से कोई 4 लड़कियां आएंगी, तो उसी 6 में से कोई 4 लड़कियां आएंगी, टीम बन गया 4 का। लेकिन सिर्फ टीम ही तो नहीं बनाना था, तुम्हें कैप्टन भी सेलेक्ट करना था। अब तुमने 4 लोगों को सेलेक्ट कर लिया, तुमने बोल दिया कि ये चारों टीम में हैं, उन चारों में से कोई एक कैप्टन भी तो बनेगा। उसको कितनी तरीके से सेलेक्ट कर पाओगे? तुम बोलोगे 4C1,
अब यहाँ एडिशन होगा या फिर मल्टीप्लिकेशन होगा, तुम बोलोगे यार कंडीशन है, मतलब क्या है, ये फिर ये फिर ये, अभी तक प्रोसेस कंप्लीट हुआ नहीं है। ऑप्शन नहीं है कि या तो 4 सेलेक्ट करो या तो एक कैप्टन सेलेक्ट करो, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों चीज़ करना है मुझे। जब दोनों चीज़ करना होता है तो बीच में मल्टीप्लिकेशन प्लस एक बॉय सेलेक्ट करना है। अगर एक लड़का होगा तो लड़कियां कितनी होंगी, 3 लड़कियां होंगी। जब 3 लड़कियां होंगी तो 6 लड़कियां हैं, उसमें से कोई भी 3 लड़की को सेलेक्ट कर लिया। लड़के कितने हैं, 4 हैं, उन चारों में से कितने को सेलेक्ट करोगे, एक को सेलेक्ट करोगे। मल्टीप्लिकेशन क्यों, क्योंकि प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यहाँ तक बात बन गई। 4 लोगों का टीम सेलेक्ट हो गया जिसमें कितने हैं, 3 लड़के, 3 लड़कियाँ, 1 लड़के। अब 4 लोगों में से कोई एक कैप्टन भी तो बनाना है, बना दिया कैप्टन 4C1 से। तो ये हमारा अल्टीमेटली आंसर आएगा। अब देखो इसको कैलकुलेट कर लो, 6C4 इज बेसिकली 6 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाइड बाई 4C1 इज 4, प्लस 6C3 इज 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4C1 इज 4, 4C1 इज 4। तो यहाँ से आई कैन सी 4, 5 इंटू 6 2, तो दिस इज 15, 15 इंटू 4 प्लस 3, 4 इंटू 5 इंटू 6, 6, तो दिस इज 20, 20 इंटू 4 इंटू 4। सो यहाँ से बेसिकली आ गया 60 प्लस 16, 320। तो ये कितना आ गया, 380। तो हमारा आंसर 380 होना चाहिए। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये भी इजी क्वेश्चन था। तो देखा जाता है कि जब भी सिंगल करेक्ट क्वेश्चन आते हैं ना, उनका थोड़ा लेवल इजी होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में हमें क्या करना होता है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन गिवन होता है, उसे सॉल्व करना होता है किसी भी तरीके से। सॉल्व करने के बाद हमें जो एक्स की वैल्यू आती है, जो भी गिवन कंडीशंस होता है उसके बेसिस पे हमें एक्स की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। यहाँ पे देख गिवन है कि लेट एस इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू -π से π। तो बेसिकली हमारा जो आंसर होना चाहिए वो एक पर्टिकुलर इंटरवल में होना चाहिए, विच इज -π to π। एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड नॉट इक्वल टू ±π/2, ठीक है। देन बोला गया कि द सम ऑफ ऑल द डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब देखो इस इक्वेशन में सेक भी इन्वॉल्व है, कॉसेक भी इन्वॉल्व है, टेन भी इन्वॉल्व है, कॉट भी इन्वॉल्व है। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ टेन एंड कॉट इन्वॉल्व है, तो हम लोग क्या करेंगे, हर चीज़ को टेन में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लेते। सेक टेन भी इन्वॉल्व होता है तो हर चीज़ को सेक या फिर टेन में कन्वर्ट कर लेते। यहाँ पे 4 अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व हैं। तो हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, जब इस तरीके के कंडीशंस आए ना, तो सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश किया जाना चाहिए। तो जब ऐसा कोशिश करेंगे तो हमें दिखेगा दिस इज √3 अपॉन कॉस एक्स प्लस 1 अपॉन साइन एक्स प्लस 2 साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू 0। अब इसको हमें सॉल्व करना है। मैं साइन को s लिखूंगा, कॉस को c लिखता हूँ कुछ देर के लिए। तो दिस इज s इंटू सी, इधर गया √3s प्लस सी प्लस 2 टाइम्स इधर s इंटू सी, ऊपर गया साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अभी देखना है यहाँ पे साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एंड यहाँ पे साइन अपॉन कॉस। ओके, सिंपल है, कर लेंगे। कैसे करेंगे अब वो हमें सोचना है। साइन इंटू कॉस एलसीएम है हमारा। यहाँ से आई कैन से दिस इज √3 साइन प्लस कॉस प्लस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर को 1 - 2 कॉस स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं, है ना। साइन स्क्वायर को जैसे 1 - कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया, 1 - कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया, तो कुछ तो चेंज आ जाएगा। तो यहाँ से आई कैन से या तो ऐसे ही रहने देते हैं, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अभी देखो a अपॉन बी अगर 0 है, a अपॉन बी अगर 0 है तो 0 कौन, तो यू विल से a इज इक्वल टू 0। लेकिन साथ में तुम ये भी कंडीशन तो लगाओगे b इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 हो गया b भी 0 हो गया तब तो कोई वैल्यू ही नहीं है, 0/0। और सिर्फ b 0 हो गया तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए a 0 होना चाहिए एंड एट द सेम टाइम b शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से तुम यही बोलोगे कि भाई ऊपर वाला 0 होना चाहिए
√3 साइन प्लस कॉस प्लस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके, एंड साथ में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसको अलग से रख दिया। ओके, अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो हम लोग एक चीज़ देख सकते हैं, 2 से डिवाइड कर दो पूरा दोनों साइड। तो यू कैन सी दिस इज √3/2 साइन प्लस 1/2 कॉस प्लस साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये 2 से डिवाइड करने का अचानक से मेरे दिमाग में क्यों आया, है ना? लॉजिकल बात है ये, अचानक से आपने 2 से डिवाइड क्यों कर दिया? तो इसके बारे में ये सोचो कि हमें ये सिखाया जाता है कि भाई जब भी ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा टाइप चीज़ दिखे ना, एक बार हमेशा तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है या तो साइन या कॉस में, और किस तरीके से किया जाता है, √a² प्लस b² से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करके किया जाता है। इससे फ़ायदा क्या होता है, ये कुछ तो रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने √3 दिखा, 1 दिखा, √3 एंड 1 का स्क्वायर किया तो 2 आ गया, ठीक है। ओके, तो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। जब 2 से डिवाइड कर दिया सिंप्लीफाई होने वाला है ये आ गया साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी ले सकते हैं, साइन ए कॉस बी कॉस π/6, दिस इज साइन π/6। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इज साइन ए प्लस बी, तो साइन एक्स प्लस π/6 है ये, प्लस इधर साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। तो यहाँ तक तो आ गया। अभी आगे सोच लेते हैं। देखो भैया, इसको साइन x प्लस π/6 रहने दिया एंड उन सबको एक साइड ले गए, तो ये कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है गया, एंड कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कुछ तो होता है, cos 2 थीटा होता है शायद, है ना? तो देखो अल्टीमेटली मेरे पास आया साइन x प्लस π/6 इज इक्वल टू cos 2x। अब देखो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा का सॉल्यूशन मुझे लिखने आता है, या फिर cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा का सॉल्यूशन लिखने आता है मुझे। cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा है, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस एंड माइनस अल्फा है। सिमिलरली साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा है, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1n इंटू अल्फा है। तो यहाँ पे साइन इज इक्वल टू कॉस है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दिया। साइन को कॉस में कैसे कन्वर्ट कर दिया, बोल दिया कॉस ऑफ π/2 माइनस एक्स माइनस π/6 इज इक्वल टू cos 2x। सो यहाँ से आई कैन से दिस इज सेम एज π/2 माइनस π/6 कितना आ गया, π/3 माइनस एक्स इज इक्वल टू cos 2x। अब cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा आ गया। सो आई कैन से कि भैया ये जो π/3 माइनस एक्स इज सेम एज 2n पाई प्लस और माइनस 2x, ठीक है। ओके, सो यहाँ से एक बार जब प्लस के साथ लेंगे तो आई कैन सी π/3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2n पाई प्लस 2x। सो यहाँ से आई कैन से कि π/3 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस 3x, और वी कैन से 3x इज इक्वल टू π/3 माइनस 2n पाई। सो x इज इक्वल टू π/9 माइनस 2n π/3। अभी देखो भैया, n की वैल्यू जब 0 डालोगे तो ये π/9 आएगा, n की वैल्यू जब 0 डालोगे, n इज इक्वल टू 0 डाला तो ये x इज इक्वल टू π/9 आया। n इज इक्वल टू जब 1 डालोगे तो x इज इक्वल टू कितना आएगा देख लो, π/9 माइनस 2π/9 2π/3। तो यहाँ से बोल सकते हैं दिस इज़ 9 पाई माइनस 6 पाई। तो ये अल्टीमेटली कितना आ गया, -5 π/9। और -5 π/9 इज़ -5 से उधर ही होगा, ठीक है। n इज इक्वल टू जब 2 लेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा π/9 माइनस 4 π/3। तो ये अल्टीमेटली आ गया 9 पाई माइनस 12 पाई, ठीक है। तो -11 π/9, जो कि हम लोग इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि हमें -π से पाई के बीच में जाना है, मतलब n इज इक्वल टू के आगे नहीं। सिमिलरली n इज इक्वल टू -1 लेंगे अगर, तो n इज इक्वल टू -1 लेंगे तो x इज इक्वल टू π/9 प्लस 2 π/3 आएगा, विच इज़ इक्वल टू 9 पाई प्लस 6 पाई। तो ये 7 π/9 ये भी चलेगा, ठीक है।
n इज इक्वल टू 2 लेंगे तो फिर से हमें दिखेगा लोचा हो जाएगा, डेट इज़ -2 लेंगे तो -π/9 प्लस 4π/3 आएगा विच इज़ सेम एज 9π प्लस 12π, तो 13π/9 और इसके आगे लेंगे ही नहीं। तो हमारा जब ये वाला हमने प्लस के साथ लिया तो आई कैन सी एक आंसर, 2 आंसर, 3 आंसर, ठीक है। यहाँ पूछा क्या गया है अल्टीमेटली कि सम ऑफ ऑल द डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ओके, सम ऑफ ऑल द डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन -π से π में, ओके। जब हम लोग माइनस के साथ लेंगे तो वहाँ से भी कुछ सॉल्यूशंस आएंगे, देख लेते हैं। तो जब माइनस के साथ लेंगे तो वी कैन सी π/3 -x इज इक्वल टू 2nπ -2x। तो यहाँ से आई कैन से 2x उधर जाएगा तो x इज इक्वल टू 2nπ -π/3, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2nπ -π/3। इसके भी सॉल्यूशंस देख लेते हैं। x इज इक्वल टू 2nπ -π/3, n इज इंटीजर, तो जब n की वैल्यू 0 डालेंगे तो x इज इक्वल टू -π/3 जो कि हमारे सॉल्यूशंस में आएगा। n इज इक्वल टू 1 डालेंगे तो x इज इक्वल टू 2π -π/3 जो कि हमारे सॉल्यूशन में शायद ना आए, 5π/3 है विच इज़ नॉट इन आवर सॉल्यूशन। तो एक n इज इक्वल टू से बात तो आएगा ही नहीं। n इज इक्वल टू -1 डाल के देखो, n इज इक्वल टू -1 डालेंगे तो -2π -π/3 जो कि सॉल्यूशन में नहीं आएगा। तो यहाँ से वी हैव गॉट ओनली वन सॉल्यूशन। तो सबको ऐड कर देते हैं, हमारा आंसर आना चाहिए π/9 -5π/9 प्लस 7π/9, इधर से 3 -5 -π/3 और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3π/9। तो अल्टीमेटली वी कैन सी दिस इज 9π -5π प्लस 7π -3π। तो ये 7 8 ये तो 0 आ गया, सम तो 0 आ रहा है भैया, सम तो 0 आ गया। ऑप्शन नंबर सी हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो यही है, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था लेकिन हमने आसानी से कर ही लिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर से एक क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी, अब प्रोबेबिलिटी को देखो भैया, इतना लंबा क्वेश्चन दिया है कि बच्चे क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही भूल जाए, है ना। इतना बड़ा क्वेश्चन दोगे तो बच्चे क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही तो भूल जाएंगे, सॉल्व क्या करेंगे। एक तो ऐसे ही एग्ज़ाम में प्रेशर होता है, एग्जामिनेशन फियर होता है, उसके बाद इतना लंबा क्वेश्चन दोगे तो बच्चे आते हुए भी भूल जाएंगे। जबकि ये क्वेश्चन ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं, ये क्वेश्चन ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं, बस देखने में डरावना है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ कंप्यूटर प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री हैज़ ओनली 2 प्लांट्स, प्लांट नंबर T1 एंड प्लांट नंबर T2। बेसिकली एक कंपनी है, उसके पास 2 फैक्ट्री है। इस तरीके से सोच लो, 2 अलग अलग प्लांट है, प्लांट 1 एंड प्लांट 2, दोनों जगह मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, ठीक है। प्लांट T1 प्रोड्यूसेस 20% एंड प्लांट T2 प्रोड्यूसेस 80% ऑफ द टोटल कंप्यूटर प्रोड्यूस। तो प्रोबेबिलिटी, जैसे कोई भी कंप्यूटर प्रोड्यूस हुआ तो क्या प्रोबेबिलिटी है वो T1 से प्रोड्यूस हुआ, 20% चांस है, डेट इज़ 20/100। तो ये कितना आ गया, 1/5। P ऑफ T2 80% चांस है, 80/100 कितना आ गया, 4/5, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 गिवन है, ओके। क्या चांस है, जैसे एक पर्टिकुलर कंप्यूटर तुमने उठाया, क्या चांस है वो प्लांट T1 से प्रोड्यूस हुआ था, तुम बोलोगे ना 20% चांस है एंड 80% चांस है T2 से प्रोड्यूस हुआ होगा। पहला लाइन पढ़ के इतना काम चल गया। अब उन्होंने बोला है कि 7% ऑफ द कंप्यूटर प्रोड्यूस इन द फैक्ट्री टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव। अब बोला गया है डिफेक्टिव, प्रोबेबिलिटी डेट डिफेक्टिव। अब किस प्लांट से ये हमें नहीं पता है, बस इतने बोल दिया कि प्रोबेबिलिटी डेट कोई भी प्रोडक्ट डिफेक्टिव है इज 7/100। तो बेसिकली ये होता क्या है, तुम बोलोगे क्या प्रोबेबिलिटी वो प्लांट T1 से प्रोड्यूस हुआ होगा एंड क्या प्रोबेबिलिटी है T1 से प्रोड्यूस हुआ एंड डिफेक्टिव है, प्लस क्या प्रोबेबिलिटी है प्लांट T2 से प्रोड्यूस हुआ होगा एंड क्या प्रोबेबिलिटी है डिफेक्टिव है गिवन T2 से प्रोड्यूस हुआ होगा। ये चीज़ होने वाला है, प्रोबेबिलिटी डेट डिफेक्टिव है वो आइटम और इसकी वैल्यू 7/100
10 गिवन है। ओके, PT1 हमें पता है, PT2 भी हमें पता है। ओके, नाउ इट इज़ नोन दैट P computer turns out to be defective given that it is produced in plant T1। ये जो पूरा का पूरा लाइन लिखा हुआ है इसका सिर्फ एक ही मीनिंग है, प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव गिवन T1 इज इक्वल टू 10 टाइम्स प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव गिवन T2। ये एक रिलेशन और गिवन है, बोला है probability that defective given T1 is 10 times probability that defective given T2। ओके, ये रिलेशन भी रख लिया। आगे पढ़ते हैं। where PE denote the probability of an event T। मान लेते हैं a computer produced in the factory is randomly selected। a computer produced in the factory is randomly selected। किसी भी पर्टिकुलर कंप्यूटर को उठा लिया, एक सेलेक्ट कर लिया। and it does not turn out to be defective। it does not turn out to be defective, D बाहर है ये। then the probability that it is produced in plant T2। तो हमें पता करना है what is the probability D बार given T2। डिफेक्टिव नहीं है and produce in T2, ठीक है। this is same as 1 minus probability defective given T2, है ना। हमें निकालना है कि भाई डिफेक्टिव नहीं है एंड प्रोड्यूस हुआ है T2 में, तो मैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव है एंड प्रोड्यूस इन T2 निकाल लेता हूँ, ठीक है भैया। अभी कुछ देर के लिए ये मानो प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव इन T2 इज X। मैं बार बार इतना नहीं लिखना चाहता हूँ इसलिए X ले लिया, तो ये कितना हो गया 10X हो गया। तो प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव गिवन है 7/10, 7/100। दिस इज प्रोबेबिलिटी T1। प्रोबेबिलिटी T1 कितना है 1/5 मल्टीप्लाइड बाई D/T1 दैट इज 10X प्लस प्रोबेबिलिटी T2 गिवन है 4/5 मल्टीप्लाइड बाई D/T2X। यहाँ से डायरेक्टली X फाइंड आउट हो जाएगा ना। देखो आई कैन सी दिस इज 10X प्लस 4X, 14X/5 इज इक्वल टू 7/100, 7 इंटू 2 एंड ये अल्टीमेटली आ रहा है मेरे पास x इज इक्वल टू 5/200 विच इज़ 1/40। हाँ, तो x की वैल्यू आ गई 1/40, डेट इज़ प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव गिवन T2 इज़ 1/40, ठीक है। एंड प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव गिवन T1 इज़ 10/40 डेट इज़ 1/4। ओके, ठीक है भैया। अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी D बार, रुको, अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी D बार इट डज नॉट टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव देन द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज प्रोड्यूस्ड इन प्लांट T2। इट डज नॉट टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज प्रोड्यूस्ड इन T2। अच्छा, वो ऑलरेडी गिवन है T2, ये निकालना है, मैंने उल्टा लिख दिया था, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज प्रोड्यूस इन T2 गिवन दैट इट डज नॉट टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव। तो ये होगा प्रोबेबिलिटी T2 इंटरसेक्शन नॉट डिफेक्टिव डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव बार। नीचे तो क्लियर है भाई 1 माइनस प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव, ऊपर देखो प्रोबेबिलिटी T2 इंटू प्रोबेबिलिटी D बार बाय T2। ओके, तो यहाँ से आई कैन पुट द वैल्यू प्रोबेबिलिटी T2 मुझे पता है 4/5 है एंड D बार बाई T2 मुझे पता है 1/40, तो D बार बाई T2 कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/40 डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव 7/100। ओके, सो आई कैन सी यहाँ से ये वैल्यू आने वाला है 40 माइनस 1 39, तो 4 इंटू 39 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 40 इंटू 100 माइनस 7 कितना होता है 93/100। ओके, तो यहाँ से 4 इंटू 10, 10 से 10 कट गया, 5 से 10, तो यहाँ 39 इंटू 2 78 डिवाइड बाय
93 आंसर होना चाहिए। 78 डिवाइड बाय 93, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। ठीक है, तो वही क्वेश्चन ज़्यादा डरावना था नहीं, बस बेस थ्योरम का था, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का था। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तुम्हें आता है तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बस जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन था उसे तुम्हें लिख लेना था, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। बस यही है कि एग्ज़ाम में इतना ज़्यादा हमारा माइंड का कूल नहीं रहता है हमारा माइंड। ठीक है, बेसिकली माइंड हम सॉल्व कर लेते हैं, सेम क्वेश्चन घर पे सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम होता है ना तो उस टाइम पे दिमाग इस तरीके से हमारा काम नहीं करता। वहाँ पे एक नर्वसनेस होता है, थोड़ा सा फियर होता है। तो हमें सबसे पहली बात तो ये फियर हटाना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि जो भी क्वेश्चन आया है वो आउट ऑफ द सिलेबस नहीं है, जो तुमने पढ़ा है उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। जो फार्मूला तुमने पढ़ा है, जो कॉन्सेप्ट तुमने पढ़ा है, उसी से क्वेश्चन आए हैं एक्चुअल में। बस तुम्हें माइंड को कूल रखना है और तुम्हें उस फार्मूले को अप्लाई कर लेना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन यार, ये क्वेश्चन तो मैं ऑलरेडी चॉकलेट प्रॉब्लम में बता चुका हूँ, तो मैं शो कर देता हूँ तुम्हें डायरेक्टली वहाँ पे। यू कैन सी द सॉल्यूशन देयर। ठीक है, एक मैंने दो तरीके से इसको बताया था। एक तो डेरिवेटिव के वजह से क्या करो, एक फंक्शन मान लो एफ एक्स 4ax² प्लस 1/x, इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है तो एफ डैश एक्स निकाल लो। एफ डैश एक्स निकाल लोगे तो 8ax माइनस 1/x² इज इक्वल टू 0 कर देना। एफ डैश एक्स जहाँ 0 होगा वही मिनिमम आएगा, तो 8ax इज इक्वल टू 1/x²। तुम डबल डैश एक्स निकाल के एक्स पे देख सकते हो, वहाँ मिनिमम आएगा। एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव आ जाएगा तो x³ इज इक्वल टू 1/8a आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू 1/8a पे पावर 1/3। इस x को यहाँ डाल दो और उसको इक्वेट कर दो 1 से, क्योंकि मिनिमम वैल्यू 1 है ना, तो वहाँ से तुम्हारे पास आ जाएगा। ठीक है, या तो तुम क्या कर सकते हो, AMGM लगा सकते हो। यू कैन से एक टर्म 4ax² है, एक टर्म 1/2x है, एंड एक और टर्म 1/2x है। मैंने दो बार स्प्लिट कर दिया बाई 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू। तुम डायरेक्टली बोल सकते हो दोनों को मल्टीप्लाई करो तो यू कैन से दिस इज a टू द पावर 1/3। सो आई कैन से कि 4ax² प्लस 1/x इज ग्रेटर देन इक्वल 3 इंटू a टू द पावर 1/3। तो 3 इंटू a टू द पावर 1/3 की वैल्यू 1 के बराबर होनी चाहिए, a टू द पावर 1/3 की वैल्यू 1/3 के बराबर, तो a इज इक्वल टू 1/27 के बराबर। यहाँ से डायरेक्टली आंसर आएगा या यहाँ से डायरेक्टली आंसर आएगा। मैंने दोनों मेथड से वहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। यू कैन सी इन द चॉकलेट प्रॉब्लम सीरीज। तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे आना एंड ये रिवीजन सीरीज़ फॉर जेई मेन आएगा। रिवीजन सीरीज़ फॉर जेई मेन में जाना, व्यू प्लेलिस्ट, इसमें देखो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं, अलग अलग चैप्टर्स के, अलग अलग कॉन्सेप्चुअली। और मैंने हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले उसका कॉन्सेप्ट बताया, उसके सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाए हैं। कॉन्सेप्ट रिवीजन करने के बाद मैंने उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया है। तो जैसे ही तुम इधर नीचे जाओगे तुम्हें पार्ट नंबर 69 आई गेस, 69, यस दिस वीडियो, तुम इस वीडियो को जाके वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन 69 को x² का मतलब 1/2 अल्फा टू द पावर 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 1/x का मतलब ये डायरेक्टली रेसिप्रोकल हो जाएगा, डेट इज 2 इंटू अल्फा टू द पावर 1/3। और ये कितना आना चाहिए, 1 के बराबर। ये आने वाला है 1/4 अल्फा टू द पावर 2/3 प्लस 2 इंटू अल्फा टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू 1। इसको और भी सिंप्लीफाई किया जाए तो 4 से 4 कैंसल आउट हो गया।